हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सीरीज को शुरू करा ही रखा है, तो भाई इसी सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सीरीज पहले मैं बता दूं, सेमेस्टर थर्ड के लिए जो बच्चे एसओएल में हैं, ड्यू में रेगुलर पढ़ रहे हैं या एनसीवीआई में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम की बुक है तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। इसमें हम 9 के 9 चैप्टर्स बुक के कवर करने वाले हैं, हर एक वीडियो में एक चैप्टर। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं इसका 5th चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, ये चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और बाकी जितने भी चैप्टर वाइज लिंक है डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे आपको, तो वहां से आप सारे 9 के 9 चैप्टर्स वॉच कर सकते हो लाइन से। तो जिसने इससे पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, वॉच कर लो। और अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे सिर्फ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना भाई, थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग। अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हैं, इसमें सारे कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे बट समरी सारे एक्सप्लेन कर रखी है, शॉर्ट में नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो लेना चाहता है वो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, मिनिमम प्राइस देके आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। मैं डेफिनेशन पढ़ाने से पहले आपको नॉर्मली समझाता हूँ, इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेट मतलब होता है किसी से बातचीत करना। ठीक है, देखो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, अगर ये दोनों बातचीत कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो वो आगे बहुत सारे होते हैं, बट इस चीज को बोलते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे फीलिंग को, थॉट्स को, आइडियाज को भैया एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही है तो आप दूसरे को समझा रहे हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है दूसरे से आप पूछ रहे हो, तो ये सब चीजें कहलाती हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जहां पर 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज को, थॉट्स को एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन नाम से बुलाते हैं। क्लियर है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब ये जो मैं मार्क करूंगा ना वर्ड, भाई इनको बड़े ध्यान से लेना। ठीक है, पहली चीज है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मतलब आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, दूसरों से ले रहे हो, ठीक है, दूसरों से दे रहे हो। तो भाई ये क्या है? एक आइडियाज का कम्युनिकेशन। फैक्ट्स का कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो दूसरों तक। और इमोशंस, ठीक है, इमोशंस व्यक्त कर रहे हो, आपके भाव जो है वो आप व्यक्त कर रहे हो अपनी भाषा के अंदर, अपनी बोलचाल के अंदर, बोली के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये इमोशंस का कम्युनिकेशन हो गया। आगे लिखा है ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में आप इंटरेक्ट करवा रहे हो या फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये डेफिनेशन थी जो आपकी बुक में लिखी हुई है। सेकंड डेफिनेशन एक और लिखी है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। देखो वर्बल मैसेजेस और नॉन वर्बल मैसेजेस, पहले आप ये समझो होते क्या है दोनों। ठीक है, एक आता है वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बली मतलब जब आप कोई चीज मुंह से बोल के किसी चीज को ऐसे ही बता दो, वो वर्बली। नॉन वर्बल मतलब आप किसी चीज को टाइप करके, टेक्स्ट करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह यूज करके एक जगह से दूसरी जगह मैसेज किसी को कर रहे हो तो वो नॉन वर्बल कहलाता है। ठीक है, और नॉन वर्बल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। वर्बल मतलब जिसमें आप अपने मुंह के जुबान से इस्तेमाल करके दूसरों को कुछ बोलते हो। जैसे मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई मुझे प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ला के दे दे, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन का टाइप है, वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप हो जाएगा। ठीक है, और इसी जगह अगर मैं उससे बोलूं लिख के मैसेज में कि भाई आज यहाँ मेरे घर पे पार्टी है और तू आ जा, मैंने उसको मैसेज कर दिया, तो ये कौन सा टाइप है? ये नॉन वर्बल मैसेज का टाइप हो जाएगा। ठीक है,
जब मैं किसी चीज को बोलचाल में मुंह से बोल के कर रहा हूं तो वो वर्बल, अगर मैं बिना मुंह से बोले कोई लिख के या मैसेज करके चिट्ठी भेज के करता हूं तो वो नॉन वर्बल कहलाता है। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग क्या होता है? ट्रांसमिटिंग मतलब होता है आइडियाज का आदान प्रदान या फैक्ट्स का या ओपिनियंस जो है अपने उसका आदान प्रदान ट्रांसमिटिंग कहलाता है। ठीक है? ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। रिसीविंग मतलब देखो, एक होता है सेंडर। सेंडर मान लो पर्सन नंबर ए, ये सेंडर है, पर्सन नंबर बी ये रिसीवर है। इसने कुछ बात इसको बताई, इसको बी को, ए ने कोई बात बी को बताई, तो ए ने क्या कहा? बात बताई है, तो जो बात बता रहा है इसको हम बोलेंगे सेंडर। जो बात सुन रहा है, जो बात रिसीव कर रहा है, क्योंकि इसने तो बोल दिया इसको, बट सुनी किसने है वो बात? बी ने, तो बी क्या है? हमारा रिसीविंग पर्सन है, आर हो जाएगा। क्लियर है? ये सेंडर, ये रिसीवर, और हमारा पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस इसी के ऊपर बेस्ड होता है, सेंडर से रिसीवर तक बात कैसे पहुंचती है। आगे हम पढ़ेंगे जब प्रोसेस हम बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है आपको बेसिकली समझ आ गया होगा। कम्युनिकेशन जो है एक तरह का एक्सचेंज मीडियम है जिसमें हम अपने आइडियाज, फैक्ट, ओपिनियन और इमोशंस चारों चीजों को एक दूसरे तक आदान प्रदान या बातचीत करते हैं। ये एक नॉन वर्बल, वर्बल दो टाइप्स का भी हो सकता है और बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई फंक्शंस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? ठीक है, फंक्शंस आप स्कूल में फंक्शंस वगैरह अटेंड करते हो, ये वो वाले फंक्शंस नहीं है। ये फंक्शंस जो है डिफरेंट होते हैं थोड़े। ठीक है, फंक्शंस मतलब है कि कार्य क्या करते हैं, वो कौन कार्य क्या कर रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है, तो उसके फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या फंक्शन करता है? पहली चीज तो कम्युनिकेशन करने से क्या बिल्ड होता है? ट्रस्ट और हार्मनी। ट्रस्ट हार्मनी मतलब विश्वास, और आगे मतलब कि एक रिलेशन सा बिल्ड हो जाता है कम्युनिकेशन करने से। जैसे कि अभी देखो हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स, आप हमारी वीडियो वॉच करते हो, ये कंटेंट हम बढ़ा रहे हैं तो आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, आप इसको सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। आपको पता है कि इस चैनल पे, पर्टिकुलर चैनल पे हमारे इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी, तो आप ट्रस्ट कर रहे हो। हार्मोनी, हमारे बीच में क्या बन गया? एक फैमिली का रिलेशन बन गया। ठीक है, हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन का फंक्शन है। आप किसी न किसी माध्यम के जरिए से, भाई बर्तन की थोड़ी आवाज है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, हार्मनी जो है वो बना रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर जो है, अरे थोड़ी कम कर, एडिट करने में भाई, कट करने में ना ऐसी तीसी हो जाती है फिर उसके। भाई थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी जो है वो ब्लैक हो गई है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हार्मोनी एंड ट्रस्ट की। हार्मोनी एंड ट्रस्ट मतलब होता है जैसे आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो एक लिंक बन जाता है कि इस चैनल पे हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक की वीडियो मिलेगी तो मिलेगी। ठीक है, और ट्रस्ट मतलब हमें पता है कि कंटेंट जो है वो किस लेवल का मिलेगा, कंटेंट क्या मिलेगा इस चैनल पे, तो वो एक पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन जब हमारी होगी, मेरी और आपकी कम्युनिकेशन जब होगी, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से हार्मोनी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि काम जो है वो बहुत स्मूथ होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन से होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से काम चलेगा, बेटर होगा, सब चीजें कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, साथ में काम करेंगे। ठीक है, जैसे कंपनी में क्या होता है, जो वर्कर होते हैं, 50 वर्कर हैं, 100 वर्कर है, 200 वर्कर हैं, उन वर्कर्स के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हर किसी को अपना एक काम पता होता है कि भाई मुझे इतना काम करना है, मुझे इतना काम करना है, मुझे इतना काम करना है, तो वो चीज है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के बाद थर्ड पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखो बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, ऑटोक्रेटिक होता है और डेमोक्रेटिक होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा है जिसमें डिसीजन मेकिंग फिट बैठेगा। अगर कम्युनिकेशन स्टाइल डिसीजन मेकिंग फ्री स्टाइल है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में जो स्टाफ होते हैं, जो नीचे लेवल के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो डिसीजन मेक कर सकते हैं। अगर ऑनर चाहता है कि सिर्फ वही डिसीजन रन करे, डिसीजन मेक करे, दिस स्टाइल इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। तीसरे के बाद चौथा है हमारा स्मूथ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। पहले के टाइम पे क्या था कि देखो, अगर आपको पढ़ना होगा, अगर मान लो 2007 से पहले यूट्यूब नहीं था, जब यूट्यूब नहीं था तब आपको अगर पढ़ना पड़ता था, आप ऑफलाइन टीचिंग लेते थे, आप जा जाके घर में पढ़ा करते थे या फिर किसी के ट्यूशन टीचर के पास पढ़ते थे ना। अब कम्युनिकेशन स्मूथ हो गया है, अब आप ऑनलाइन वीडियो खोलो, आपको पढ़ना है। अब मैं जहां बैठूं, मैं दिल्ली में बैठूं, लंदन बैठूं, पेरिस बैठूं, बट आप जहां भी हो आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हो। स्मूथ कम्युनिकेशन हो चुका है इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये किससे हुआ है? ये हुआ है जियो की वजह से, इंटरनेट की वजह से, जब से इंटरनेट इतना ज्यादा फ्री हुआ है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है हमारा, द कम्युनिकेशन साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन साइकिल। एग्जाम में अगर क्वेश्चन क्लिक हो जाता है ना, तो इसको दूसरे नाम से भी पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बताओ भाई। कम्युनिकेशन प्रोसेस है या कम्युनिकेशन साइकिल है, दोनों के नाम से क्वेश्चन क्लिक हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। वीडियो की क्वालिटी अगर अंधेरा होता जा रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह कर लेना। मेरी वॉइस क्वालिटी मैं क्लियर रखूंगा ताकि आपको साफ समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम बारिश का है ना भाई, तो वीडियो बनाने में दिक्कत है। महीना भी सितंबर चल रहा है ना। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पे आते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां कम्युनिकेशन शुरू होता है और जहां कम्युनिकेशन एंड होता है, इसको प्रोसेस बोलेंगे। तो जो कम्युनिकेशन शुरू होता है वो कहाँ होता है? जहां से मैसेज की स्टार्टिंग होती है, और मैसेज की स्टार्टिंग होती है नंबर 1 सेंडर से। किससे? सेंडर से, ठीक है। सेंडर मतलब कौन होता है भाई? सेंडर मतलब वो व्यक्ति जो कम्युनिकेशन या मैसेजेस को भेज रहा है, बिल्ड कर रहा है और भेज रहा है। मैंने यहाँ पे ए का नाम बताया था, सेंडिंग, याद है? मैंने बताया था ए जो है पर्सन, ये सेंड करता है मैसेज आर बी को। तो ए सेंडर है, आर रिसीवर है। आर ने इसका मैसेज पढ़ा तो ये रिसीवर है, ये सेंडर है। तो ए जो है वो सेंडर होगा, जो मैसेज को भेज रहा है वो सेंडर होता है। मैसेज जब जाता है तो उसमें एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग मतलब कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जो हमें पता है कि हमारा जो सामने लिसनर है या जो सामने पार्टनर है उसको क्लियरली हमारा मैसेज समझ आ जाए, वो रीड कर सके। उसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम एब्रिविएशंस लगा के भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप शॉर्टकट मैसेज व्हाट्सएप पे करते हो, हेलो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के लिए हम क्या करते हैं? व्हाट्सएप के लिए हम करते हैं WSP कर देते हैं। गुड मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, GM कर देते हैं। तो ये होते हैं एनकोडिंग। इसको हमें सामने वाले को ये पता होना चाहिए लिखने से पहले कि जो हम मैसेज लिख रहे हैं सामने वाले को GM का मतलब पता हो, WSP का मतलब पता हो, तभी वो हमारे मैसेज को ढंग से सुन पाएगा, समझ पाएगा और उस मैसेज का मीनिंग एक्चुअल क्या है वो उसको निकाल पाएगा। एनकोडिंग जो है वो सेकंड एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, साइकिल का कह सकते हो। थर्ड स्टेप आता है मैसेज और मीडियम। मैसेज मतलब आप मैसेज में क्या कंटेंट लिखते हो वो मैटर करता है। मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आप मैसेज को भेज रहे हो? आप ऑनलाइन भेज रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से ईमेल फैक्स वगैरह करवा के भेज रहे हो, या आप कबूतर के पैर में चिट्ठियां बांध के लटका के भेज रहे हो, ठीक है, तो वो मीडियम कहलाता है। जब मैसेज इनकोड हो जाता है, मतलब मैसेज को लिख चुका है, सेंडर ने मैसेज लिखा, उसका माध्यम सिलेक्ट किया, अब वो मैसेज उसने भेज दिया किसके पास? भाई किसके पास जाएगा मैसेज? ए से किसके पास जाएगा? बी के पास। तो बी उसको डिकोड करेगा। बी क्या करेगा? डिकोड करेगा, ठीक है। मैसेज जब रिसीव होगा तो उसको डिकोड करेगा। तो जब मैसेज डिकोड करेगा तो उसमें वो सारे वर्ड्स जो आपने इनकोड करके भेजे थे वो सारे पढ़ेगा, समझेगा, मैसेज का फीडबैक, एक्चुअल मीनिंग क्या है वो, ठीक है। तो मैसेज किसके पास फाइनली पहुंच गया? रिसीवर पे। रिसीवर उसको बाद में करेगा क्या? भाई रिसीवर देगा फीडबैक। रिसीवर देगा फीडबैक। देखो आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, भाई कल स्कूल जाना है क्या? सामने वाले सेंडर ने मैसेज किया, सेंडर ने मैसेज किया इनकोड करके कि आपको स्कूल जाना है क्या, माध्यम उसने यूज किया इंटरनेट कम्युनिकेशन व्हाट्सएप वगैरह के लिए। अब आपने उस मैसेज को पढ़ा, डिकोड करा कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि भाई कल स्कूल जाना है क्या। आपने रिसीवर की तरफ उसको रिसीव किया, पढ़ा, सुना। अब आप उसका फीडबैक भी तो दोगे कि भाई मैसेज में क्या था, उसने क्या पूछा है, क्या मांगा है, उसका फीडबैक भी दो। अब आप उसको रिप्लाई करोगे कि भाई हाँ कल स्कूल जाना है, या हाँ कल स्कूल नहीं जाना, कल छुट्टी है क्योंकि कल कोई फेस्टिवल या फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी जब फीडबैक हो जाता है पूरा। फीडबैक एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। फीडबैक के बिना प्रोसेस पूरी नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के
2 टाइप्स आपके बुक्स में मेंशन है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा है यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं जो फर्म है किस स्ट्रक्चर की है, वो कौन सा स्टाइल या कौन सा चैनल ऑफ मीडियम फॉलो कर रही है अपने कम्युनिकेशन को आगे ले जाने के लिए। इसमें बहुत सारे आते हैं स्टाइल, जैसे एक आता है लाइनर। लाइनर कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर भी है और वो लाइनर काम कैसे करता है। लाइनर मतलब होता है ये लाइनर देखो सीधा 1 2 3 4, मतलब सबसे ऊपर जो बंदा है ये जो होगा ये होगा एक तरह से टॉप लेवल मैनेजर, ये कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा ये होता है मिडिल लेवल, तीसरा होता है इससे थोड़ा नीचे सबऑर्डिनेट लेवल, और लास्ट होता है वर्कर लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइनर स्ट्रक्चर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशनल में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है। वर्कर डायरेक्ट जाके टॉप लेवल से काम नहीं पूछ सकता, कैसे पूछेगा, वो अपने ऊपर इस सबऑर्डिनेट लेवल से पूछेगा, सबऑर्डिनेट लेवल मिडिल लेवल से, और मिडिल लेवल जाके टॉप लेवल से बात करता है। एक लाइन में चल रहा है जिसको लाइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ही एक और आता है मैट्रिक्स नाम से, आपकी बुक में मेंशन है। तो बार बार जैसे एक ये हो गया, एक हो गया मैट्रिक्स नाम से। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सी है, कम्युनिकेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क में 2 तरह के नेटवर्क आते हैं। कम्युनिकेशन में पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क और इसमें फर्क क्या है, पहले आप ये समझो। फॉर्मल में वो सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क आते हैं जो सारे यहाँ फॉलो करे गए हैं मैट्रिक्स के अंदर। जैसे मैंने बताया था अभी, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी तरह के स्ट्रक्चर आते हैं उन्हीं को फॉर्मल भी बोला जाता है। इसमें एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कम्युनिकेशन करने का। आप टॉप लेवल पे डायरेक्ट नहीं जाते, आपसे पता रहेगा कि आपको जो जो काम दिए हैं उस काम से रिलेटेड आपको किससे जाके मिलना है, किससे जाके बात करनी है। तो वो एक अलग सा एक डेवलप कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर की, आपको काम पड़ेगा तो आप इससे जाके मिलो, आपको काम है तो आप इससे मिलो, आप इससे मिलो। ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मल लेवल के। फॉर्मल लेवल में बहुत सारे होते हैं जिसका नाम होता है सर्कल, स्पीयर, व्हील और बहुत सारे फलाने ढिंग का है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का लेवल नहीं सेट होता। इनफॉर्मल में जिससे मन बैठेगा वो उससे बात करेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक व्हील वाला होता है। व्हील में मतलब ऐसे सर्कल बना दिया, अब ऐसे काम चल रहा है 1 2 3 4, अब ऐसे सर्कल में काम चल रहा है। ये इससे नेटवर्क से पूछेगा, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, कोई भी काम होगा तो ऐसे कम्युनिकेशन चलेगी इनकी, ऐसे राउंड राउंड राउंड। ठीक है, बट इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ, इसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ऐसा ऐसा बन जाएगा। ये मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन सी है। ए पर्सन को बी पर्सन से पूछने में कोई दिक्कत है या कुछ हर्जाना लग रहा है उसका, तो वो जाके डायरेक्ट सी से पूछ सकता है। कोई भी यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं बना रखा कि ए जो है बी से पूछेगा और बी सी से बात पूछेगा। ठीक है, नहीं, इसमें डायरेक्ट कोई भी किसी से भी पूछ सकता है। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लियर है, नीचे आ जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है अपना परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है ये एक यूनिक स्टाइल है। इसमें क्या होता है, अपनी बात को ना दूसरों से कैसे मनवाया जाए, ये उसका तरीका है। परसुएसिव बोला जाता है इसको परसुएटिव भी बोला जाता है। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन में लिखा है द एक्ट ऑफ मोटिवेट अदर्स। ये काम करता है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। चेंज योर ऑडियंस माइंड इज कॉल्ड परसुएसिव। जब आप अपनी ऑडियंस का माइंड चेंज कर सको तो वो होता है परसुएसिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द एक्ट ऑफ मोटिवेट अदर्स। आप किसी अदर्स को मोटिवेट कर सको तो ये क्या होता है, हमारा परसुएसिव। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक बाबा ज्यादा चल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य करके। ठीक है, अब इनके आपने वो सुने होंगे, मीम्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा। एक मीम है जिसमें इन्होंने बताया कि जैसे बिस्किट, बिस मतलब बिस की किट। ठीक है, तो ये क्या है, अब आधे लोग उसको मान गए बिस की किट मतलब बिस्किट। तो ये क्या है, ये मोटिवेट है।
दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट कर देना। तो ये परसुएसिव कम्युनिकेशन का एग्जांपल कह सकते हो आप, ठीक है। या फिर काफी बार आप दुकान पे जाते हो, तो दुकानदार आपको चीजें बाय करने के लिए मोटिवेट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है कि आप इस चीज को नहीं, आप इस चीज को बाय करो, ये चीज ज्यादा बेटर है। बेशक उसका प्रॉफिट उसमें भी है, ठीक है, दोनों में प्रॉफिट होगा उसका, बट वो अगर आपको मोटिवेट करने में कामयाब हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा परसुएसिव नेचर। या फिर आप अपनी ऑडियंस को अपने दिमाग के हिसाब से चला सको तो वो परसुएसिव होता है। और परसुएसिव जो लोग होते हैं वो लीडरशिप में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, मतलब वो दूसरों को लीड कर सकते हैं, दूसरों से काम निकलवाना जानते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी टॉपिक्स रह रहे हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसके यहाँ पे दिखेगा कम, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको लिखवाने वाला हूँ, तो अब हम आ चुके हैं अगले टॉपिक पे। परसुएसिव कम्युनिकेशन जो हमने बात करी थी ना, इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 पिलर्स हैं इसके मेन, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनका नाम है एथोस, पैथोस और लोगोस, ठीक है। ये तीनों डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये जो 4 सोने सोने मुखड़े दिख रहे हैं आपको, ठीक है, कैटरीना, माधुरी, करीना, आलिया, चारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं पिलर्स की, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पिलर्स में सबसे पहला पिलर्स है हमारा इथोस। तो सबसे पहले पिलर की पहली खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वहां लिख रहा हूं, अब आप इसको उतार लेना। पहले इथोस के अंदर होती है कैरेक्टर, और उसके बाद हो सकता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन तीनों की बता रहा हूं अलग अलग। पैथोस में होती है जो पैथोस है, पैथोस हमेशा इमोशंस पे काम करता है। क्या करता है? इमोशनली, ठीक है। और थर्ड है लोगोस। लोगोस की ये वाली, लोगोस, पैथोस, इथोस। लोगोस हमेशा लॉजिकली काम करता है, लॉजिकली, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, LOGIC, लॉजिक, ठीक है। एंड रीजन, एंड रीजन। तो भाई ये नोट डाउन कर लेना चाहता हूं। अब समझते हैं होता क्या है बेसिकली। देखो एथोस का मतलब क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, एक आदमी को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तीनों एक अलग अलग तरीके से, एक अलग अलग वे में लोगों को मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। पहले बात करते हैं अगर इथोस की, तो इथोस जो है एक कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है जो इन्फ्लुएंस करती है अपनी फेस वैल्यू और कैरेक्टर से, पर्सनैलिटी से। एक वर्ड रह गया पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी से, फेस वैल्यू से, कैरेक्टर से लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर शाहरुख खान बेचना स्टार्ट करेगा तो SRK बेचेगा, तो उसकी फेस वैल्यू है, एक पर्सनैलिटी है, एक कैरेक्टर है। आप जानते हो उस भाई कितना बड़ा आदमी है, उसने अगर इस मार्कर को बेचा तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि बहुत सारे लोग इस मार्कर को खरीदेंगे, जिससे इसकी ग्रोथ में, सेल में बढ़ावा आएगा, मतलब कि सेल जो है इसकी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये एक कम्युनिकेशन स्टाइल है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं एथोस। एथोस समझ आ गया? एथोस में किसी भी इंसान की कैरेक्टर्स को और उसकी फेस वैल्यू की मदद से अपना काम निकलवाया जा सकता है। दूसरा पैथोस। पैथोस के अंदर होता है इमोशन। ये इमोशनली वर्क करता है। इमोशनली वर्क कैसे? देखो अगर आपके घर में हो, आप घर में आराम से बैठे हो, आपके मम्मी पापा आपको जब कुछ बोलेंगे कि बेटा ये कर दे वो कर दे, आप नहीं सुनते। जब आपकी मम्मी बड़ा इमोशनल होकर बोलेगी बेटा ये अगर तू नहीं करेगा तो आगे जिंदगी में हमारा सहारा कौन बनेगा, ये अगर नौकरी नहीं करेगा तो पाले पोसेगा कौन, हम लोगों को देखेगा, भाई इतना रोना धोना इमोशनल ब्लैकमेल होगा ना, तो आप आराम से उठोगे, मोटिवेट होगे और आप सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आप अपनी मम्मी पापा की आंखों में आंसू देख ही नहीं पाओगे। फैक्ट तो यही है ना, और कोई भी नहीं देख पाएगा। तो ये है एक इमोशनल ब्लैकमेल भी बोल सकते हो। और ये ट्रिक जो है सिर्फ घर में यूज नहीं होती, ये बाहर लोगों में, दुकानदारों में बहुत यूज होती है।
अब मेरे से कोई बच्चा नोट्स के लिए पूछता है भैया नोट्स दे दो, फिर वो अपनी फाइनेंशियल वीकनेस बताने लगता है कि सर मैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और आप लोगों को पता है मैं कितना दरिया दिल हूँ, मेरी तकिया लगा लगा के आंसू रोकने पड़ते हैं, तकिया भीग जाती है भाई पानी से, इतना इमोशनल हूँ मैं, वो फ्री में देना पड़ जाता है फिर नोट्स काफ़ी बार। तो मगर आप लोग ऐसे ट्राई मत करना। अब मैंने भी इमोशनल ब्लैकमेल करना सीख लिया है, काला जादू करना सीख लिया है। तो पैथोस मतलब आप इमोशनली किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो वो इमोशनली जो आपके फीलिंग्स हैं जिससे आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो वो पैथोस कहते हैं। ये पिलर है। तीसरा आता है लोगोस। लोगोस मतलब होता है आप लॉजिकल और रीजनल बात करते हो, लॉजिक होता है आपकी हर एक पॉइंट में, हर एक बात में लॉजिक होता है। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले इंसान ब्रश नहीं करता था, जब वो आदिवासी था ब्रश नहीं करता, धीरे धीरे फिर वो दातुन करने लगा, फिर वो ब्रश करने लगा। तो क्यों करने लगा? टीवी में दिखाया गया कि जब आप मसूड़ों को रगड़ोगे ना या दांतों को रगड़ोगे इस कोलगेट से, पेप्सोडेंट से, बबूल के मंजन से, तो आपके दांत चमकेंगे। लॉजिक बताया कि इससे दांत चमकते हैं, तो लॉजिक मिला। जब लॉजिक मिला दिमाग को लगा भाई लॉजिक है ना, दिमाग को लगा कि दांत चमकने चाहिए, तो उसने उस लॉजिक को पकड़ा और उस पेप्सोडेंट और उस कोलगेट को खरीदने पे जोर डाला इंसान को, ताकि वो इंसान उसका यूज करे, पेप्सोडेंट यूज करे, कोलगेट यूज करे, पतंजलि हर्बल यूज करे, क्रीम यूज करे, फेस वॉश यूज करे। और लॉजिक दिखाया उन्होंने कि इससे गोरा होता है, इससे स्किन टोन बढ़ जाएगी, इसको खाने से आप 2 साल और जियोगे, 100 साल और जियोगे। तो ये क्या है? लोगोस। लोगोस लोगों को इंटरेक्ट कैसे करता है? लॉजिकली करता है, क्या रीजन से करता है। लोगों को कोई काम करने का रीजन चाहिए होता है, कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे एक वर्कर है, रोज सुबह 6 से 8 बजे तक रात को नौकरी करता है, उसका रीजन क्या है? उसको अपनी फैमिली पालनी है, पैसे कमाने हैं, तो ये उसका मेन रीजन है। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी। तो वो रीजन की वजह से या लॉजिक की वजह से काम करवाने का काम करता है लोगोस का। आप किसी को भी, जैसे ये मार्कर है, अभी आपको मार्कर की नीड नहीं होगी, आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, बट अगर मैं कोई ऐसा रीजन दूं कि आपको इस मार्कर की अभी नीड पड़ रही है और आप इस मार्कर को खरीद लो, तो वो क्या है? एक ऐसा रीजन हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आप इस मार्कर को अभी खरीदने को तैयार हो जाओ। या मैं बोलूँ ये 20 रुपए का मार्कर खरीद लो और मैं आपका 1 दिन के लिए सर्वेंट, तो आप खरीद लोगे ना भाई, 1 दिन के लिए सर्वेंट बन रहा है, मेरे से कुछ भी कराओगे फिर, ठीक है? ऐसा थोड़ी है, पागल है, कुछ भी कराओगे। दूसरी बात, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स की। देखो परसुएसिव कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया, उसके पिलर्स पढ़ लिए। 3 मेन पिलर्स होते हैं, एथोस, पैथोस और लोगोस। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स। ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे मुखड़े दिख रहे हैं, ये वाला है कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, और ये गैस करो ये किसका हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो नाम, कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है उसी का। कह रहा है एनिमल वाली तृप्ति दिमरी, है ना, नेशनल क्रश रश्मिका मंडाना कह रहा है। भाई देखो वो सब छोड़ो, इधर आ जाते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन स्टाइल में पैसिव कम्युनिकेशन। देखो मैंने फेस क्यों बनाया पता है? इनको अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूंगा इन वर्ड्स को समझाऊंगा, पैसिव अग्रेसिव असर्टिव, आपके दिमाग में एक पल बैठेगा दूसरे पल निकल जाएगा। बट अगर मैं आपको ये फेस दिखा रहा हूँ ना, बार बार ये फेस आपकी नजरों में बैठ जाएंगे कि भाई पैसिव मतलब क्या होता है? रोता हुआ फेस था, फेस तो याद रहेगा, फेस तो कैसे भूल सकते हो, याद रहता है ना सबको। तो भाई देखो पैसिव मतलब रो रहा है, रो क्यों रहा है? किसी कारण से रो रहा हो, तो कारण ये रहे। पहला, बैड पोस्चर स्पीकिंग, बहुत बुरी लहजे में बात करने की आदत है इस बंदे की, तो इसलिए रो रहा है कि मेरे से कोई बात ही नहीं करता, भाई बहुत उदास है। दूसरा, नॉन क्लियर डिस्कशन, अपनी बातों को ही पूरा नहीं कर पाता, अपनी बातों को दूसरों तक अगर समझाना है ना, अगर इस पर्सन को बोलना पड़ेगा ना, ये ऐसा बंदा है अगर किसी को बोलेगा ना पानी लाओ, तो ये सीधा नहीं बोल पाएगा पानी लाओ, मुझे थोड़ी सी वो प्यास लगी थी तो पानी लाना है, आप जा सकते हो। तो इसको नहीं पता क्या बोल रहा है भाई, कोई लॉजिक नहीं है इसकी बातों में, ना कोई लॉजिक है ना कोई क्लियर डिस्कशन है, ये अपनी बातों तक बात नहीं रख सकता सामने वाले यार। ऐसा बंदा इसलिए रो रहा है क्योंकि लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा ऐसा बंदा। नॉट गुड इन डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कंफ्यूज्ड, अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है, अपनी चीजें नहीं समझ आ रही इसको, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये पैसिव है, पैसिव मतलब उदास, पनौती जिसको बोलते हैं ना, सोडम, ठीक है, तो वो चीज। तो भाई ऐसे बंदे कुछ नहीं कर पाते, अपने आप से उदास रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है इन लोगों का। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इनको ये लगता है कि अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ ना, तो मैं अगर 3 बिलांग भी ऊंचा चल रहा हूँ तो रास्ते में कुत्ता मेरे को ऊपर चढ़ के काट लेगा, ऊंट के ऊपर भी जा रहा हूँ तो भी मेरे को कुत्ता काट लेगा। तो इतना कॉन्फिडेंस लो होता है इन लोगों का, ठीक है।
अब ये है ना चींटियों से भी डर रहे हैं। दूसरा टाइप आता है एग्रेसिव, शकल से दिख रहा होगा, खुखार, गुस्से वाला, ठीक है। ये एग्रेसिव, ये वो लोग होते हैं जो डोमिनेट टॉक करते हैं, डोमिनेट टॉक, सीधा कट टू कट बात, ठीक है। आपने बोला पानी, अबे जाना तू ले चल, ठीक है। आपने बोला विदाउट थिंकिंग, ये कुछ सोचते समझते नहीं है, इनको कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। आपने बोला कल तेरा एग्जाम पढ़ ले, अबे जाना नकल किस काम आएगी, फर्रे किस काम आएगी, तरफ आएगी, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना डोमिनेट, इनको गुस्सा चढ़ा रहता है, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको गुस्सा आ जाता है मिनट मिनट में, मगर ये कहीं भी काम करने लायक नहीं होते ऐसे लोग, ठीक है। जिनके अंदर इंटेंस आई कांटेक्ट होता है, जो सीधा आंखों में देख के कट्टू बड़वार करते हैं, यूं घूरते हैं, यूं करके आपको हराश कर देंगे आंखों से, ठीक है। आंखों से ऐसा लगेगा नीचे कर ले भाई, बलात्कार हो गया। तो ये जो है डोमिनेट टॉक, विदाउट थिंकिंग, इंटेंस आई कांटेक्ट, ऐसी फीलिंग्स जिसमें पाई जाती हैं, वो एग्रेसिव नेचर के पीपल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है पैसिव एग्रेसिव। इसका मतलब क्या है, देखो पैसिव भी है और अग्रेसिव भी है, और इसका मुंह में कालापन भी है। इसने विमल खाया है, साफ बात। नहीं भाई विमल नहीं खाया, हमारे घर से करा हुआ है मैंने, अच्छे घर का लग रहा है वैसे देखने से। नाम क्या था इसका, हाँ दीपिका पादुकोण। तो देखो अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, एंग्री है, क्यों? क्योंकि इसका एक अपोजिट वे मतलब होता है कि अपोजिट बिहेवियर। कोई भी काम बोलो सीधा मुंह पे मना कर देगा, ना मैं नहीं कर रहा, मेरे नहीं कर रहा, कोई भी बोले सीधा मना कर देगा। उसके बाद यूज सरकेजम, ये सरकेजम वाली वाणी का यूज करता है, मतलब कि बातों को ना प्यार से ऐसे बोलता है कि किसी को ताना मार दे, ठीक है। मतलब बात में ऐसा लगे कि बात कर रहा है, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चिल रिलैक्स है, बट उसको लगे समझ रहा है कि ताना मार रहा है, टोंट मार रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा यूज सरकेजम वर्ड करता है। फिर आता है नॉट फीलिंग इनसाइड, अंदर कोई दया भाव नहीं है, कुछ सोचना समझना नहीं है, किसी के लिए कोई सहानुभूति, कोई फीलिंग, इमोशन, भाव नहीं है इसके, ठीक है। चौथा टॉक्सिक स्पीक है। टॉक्सिक स्पीक मतलब होता है बहुत ही बैड लैंग्वेज का, बैड पोस्चर का यूज करता है बात करते टाइम किसी से भी। हरियाणवी लैंग्वेज को सबसे बैड लैंग्वेज माना जाता है कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में, बट ये उससे भी ज्यादा टॉक्सिक लैंग्वेज है। पैसिव एग्रेसिव में क्लियर हो गया। पैसिव लोग कौन होते हैं, एग्रेसिव कौन होता है, पैसिव एग्रेसिव। और अब आगे लास्ट हैप्पी हमारे हैप्पी भैया, एग्रेसिव सॉरी असर्टिव असर्टिव काइंड के लोग जो हैं बहुत काम के होते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, हैप्पी दूसरों से रिलेशन बना लेते हैं, रिस्पेक्ट कर लेते हैं, टाइम पे जब जिसको उल्लू सीधा करना है तब कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, फियरलेस होते हैं। एक तो पहली चीज तो फियरलेस, इनको किसी चीज से डर नहीं होता, फियरलेस होते हैं, ओपनली माइंडेड होते हैं, खुला बिंदास बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट चैलेंजेस तो आने दो, चुनौतियों को तो आने दो, एक्सेप्ट कर लेंगे, सारी एक्सेप्ट करते हैं भाई। रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। और इफेक्टिव वॉइस, इनकी वॉइस में एक क्रीच होता है, ठीक है, एक वॉइस डीप होती है जिसको सुनने से लोगों को लगता है कि भाई ये बन सकता है हमारा लीडर, ये बनेगा हमारा नेता, ठीक है। तो उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी गुड होती है कि खड़ा पेड़ भी इनसे रोमांस कर ले, ठीक है। तो भाई इतनी ज्यादा अच्छी चीज, या बोल सकते हो इतनी ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स लेके ये होते हैं हमारे असर्टिव नेचर के लोग। तो अब इसमें से आपका कौन सा टाइप है वो कमेंट सेक्शन में बिलो कमेंट में ड्रॉप कर देना। नीचे हम बात करने वाले हैं 2.6.1 जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। कम्युनिकेशन पे हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, कम्युनिकेशन टॉपिक खत्म, अब आ गया है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर दो तो उसका एनालिसिस करना, डेटा निकालना, किसी को पैसे भेजना, मनी सेंड करना, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ये एक थ्योरी है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को जानते हैं और अपने बिहेवियर को खुद से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अपना एक बिहेवियर जानते हैं कि हर एक इंसान का एक बिहेवियर पैटर्न होता है, वो बिहेवियर आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है इज दिस टेक्निक्स टू यूज्ड टू हेल्प द पीपल बेटर अंडरस्टैंड, दूसरों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, दूसरों को बेटर वे में समझने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं बेटर तरीके से, अपनी आउन फीलिंग्स जो है उसको भी और दूसरों के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, पहले आप इसको उतार लो।
तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ चुका है भाई। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारा एनालिसिस, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद जौहरी विंडो। ठीक है, विंडो। तो ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक्स के बाद आपका जो पूरा पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेजेस से। अभी हमने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पढ़ा था। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम 3 वर्ड से बुलाते हैं। पहला वर्ड होता है PAC। ये वर्ड याद रखना, आगे बहुत बार यूज करूंगा मैं। PAC। P मतलब होता है पेरेंट्स, A मतलब एडल्ट्स, C मतलब चाइल्ड। ठीक है, दोबारा बता दूं। P मतलब पेरेंट्स, A मतलब एडल्ट, C मतलब चाइल्ड। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। PAC, पेरेंट्स, एडल्ट, चाइल्ड। ठीक है, क्लियर है। देखो, एनालिसिस के जो 3 ईगो स्टेजेस है, इसमें 3 ईगो मतलब होता है। पहला आता है पेरेंट्स ईगो स्टेट। पेरेंट्स ईगो स्टेट का मतलब होता है जहां पर आप अपने थिंकिंग लेवल को एक पेरेंट्स की तरह, मैच्योर इंसान की तरह सोचते हो। इस लेवल पे अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हो तो आप एक तरह से पेरेंट्स ईगो स्टेट में आ रहे हो। आप पेरेंट्स की तरह सोच रहे हो, पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हो, उनकी थॉट्स फीलिंग्स को कॉपी कर रहे हो, और एक तरह से पूरी फिगर जो है आपकी वो पेरेंटियल फिगर कहलाती है। ठीक है, सपोज करते हैं आप, मान लो कोई भी छोटा बच्चा है, वो रोड पे खेल रहा है, तो आप उसको मना करोगे, भाई ओए यहाँ मत खेल, रोड पे गिर जाएगा, रोड पे गाड़ियां चलती हैं, चोट लग जाएगी। इस जगह पे आप क्या हो, आप केयरिंग हो, आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो उसकी, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए आप जो है वो एक पेरेंट्स की तरह हो। आपका बिहेवियर केयरिंग है, सिक्योरिटिव है, प्रोटेक्टिव है, तो आप क्या हो, पेरेंट्स ईगो स्टेट में उसके लिए लाइक करोगे। तो इसको बोलते हैं पेरेंट्स ईगो स्टेट, जहां पर आप पेरेंट्स जैसी थिंकिंग रखते हो। दूसरा स्टेट एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट हमारी सेकंड ईगो स्टेट है, जहां पर आप एक जवान नागरिक की तरह लोगों से रिस्पेक्टफुली बात करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिस्से देते हो, एनालिसिस करते हो, और अपनी वैल्यूज को, अपने जीवन को समझते हो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, गुजारा कैसे होगा, लिवलीहुड कैसे होगा आपका। ठीक है, और इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आप एक मैच्योर काइंड की पर्सनैलिटी रखते हो। इस जगह पर आपका पेशेंस खत्म होता जाता है। बूढ़े होने की एक सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि जैसे जैसे आप पेरेंट्स बनते जाते हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो सबसे पहले एज बढ़ने के साथ साथ जो एक इंसान में से ख़त्म होता है वो होता है उसका सब्र, उसका पेशेंस। इंसान धीरे धीरे अपना पेशेंस लेवल खोने लगता है। इसका फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अगर आप किसी बस में चढ़ रहे हो, किसी बस में आपने किसी छोटे बच्चे को, 5, 6, 10, 8 साल के बच्चे को देखा होगा, वो खड़ा रह लेगा, आपसे ये नहीं बोलेगा आप मुझे सीट दे दो बैठने के लिए, बहुत कम चांस है वो खड़ा रह के बिता लेगा। 12, 15, 20 साल के बच्चे पे आप देखोगे तो उसको फिर सीट लगने लग जाएगी, मतलब वो चाहेगा कि अगर मैं बस में चढ़ूं मुझे सीट मिल जाए, मैं बैठ जाऊं। 20-22 साल का बच्चा जो जवान होगा, एडल्ट होगा, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा, मगर वो बोलेगा फिर भी नहीं। जो जवान बच्चा है वो सीट मिली तो बैठ जाएगा, वरना वो खड़ा रह सकता है, बोलेगा नहीं। मगर जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा, एडल्ट में आता जाएगा, 40 साल, 45 साल, 50 साल और 60-70 साल के, तो इन लोगों को ना अपना हक लगने लगता है कि मुझे खड़ा होना ही नहीं है, मुझे बैठना है। उनके अंदर पेशेंस जैसे बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। तो सबसे पहले पेशेंस, सब्र खत्म होता है अगर इंसान बूढ़ा होने लगता है तो। ठीक है, तो एडल्ट्स में ज्यादा पेशेंस पाएगा मुकाबले किसके, पेरेंट्स ईगो के। क्लियर है। एडल्ट्स जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पा सकते हैं पेरेंट्स से, बस एडल्ट जो है वो ज्यादा केयरिंग नहीं पा पाएंगे, किससे, पेरेंट्स से। क्लियर है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट में एक बच्चा जो होता है वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का होता है, उसको चीज़ें मतलब जल्दी समझ आ जाती है।
माइंड में एकदम बोलते हैं ना कि ब्लैंक पेज की तरह होता है, जो लिख दो कोरे पन्ने पे वो वैसा बन जाता है। तो एक तरह से उसका ब्लाइंड माइंड होता है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी लिखो, कुछ भी सिखाओ पढ़ाओ तो वो उसके जैसे उसको अडेप्ट कर लेगा। आप उसको चोरी सिखाओ, बुरी संगतें सिखाओ, अच्छी संगतें सिखाओ तो वो उसको अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो इमोशनल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके रोना लग जाएगा, बड़ा हर्ट फील करेगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। रिएक्टिंग भी होते हैं, काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो बड़े रिएक्टिंग होते हैं। उनको आप सुपर मार्केट ले जाओ, सुपर मॉल ले जाओ, मेगा मार्ट ले जाओ, तो ऐसी जगह पर उनको चीज़ें दिख जाती हैं, बहुत सारी खिलौने वगैरह वगैरह, तो वो उसको लेके बड़ा पॉजेसिव हो जाते हैं, वो बड़ा रोने चिल्लाने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, रिएक्टिंग करने लगते हैं। तो ये क्या है, एक चाइल्ड ईगो स्टेट है। एक छोटा बच्चा किस तरह से फील करता है, सोचता है, अगर उसकी आप बात सुनो, उसकी जगह खुद को रख के देखो तो उसकी गलती नहीं है, वो उसके बच्चे का स्वभाव है। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, उसको क्रिएटिविटी माइंड आएगा, तो वो समझेगा चीज़ों को कि जो मैं पहले कर रहा था वो बचपना था, अब वो चीज़ें कूल नहीं लगती है, वो चीज़ें डम लगती है, ठीक है। ये थे हमारे पॉइंट्स एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेजेस के। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा आता है क्रॉस्ड। दोनों में डिफरेंस पहले समझेंगे क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन ऑलवेज पैरेलल चलता है। कैसे चलता है भाई, पैरेलल। कैसे, पैरेलल। जैसे एक इंसान है ना, बॉन्डिंग अपने अपने से एज वालों की बनाता है, तो ये ना वो वाला ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में हर एक इंसान अपने जितने एज ग्रुप के इंसान से बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई एडल्ट स्टेज में है तो वो एडल्ट से ज्यादा बातें करेगा, पैरेलल जाएगी उसकी लाइन हमेशा। अगर आप बड़े पेरेंट्स लेवल पे हो तो आपकी बातें पेरेंट्स से तो मैच करेगी, मगर आपकी बातें बच्चों से मैच नहीं खाएगी, क्योंकि बच्चों का दिमाग और आपका दिमाग बहुत अलग लेवल का है। एक 5 साल का बच्चा, एक 40 साल का आदमी का दिमाग, उनकी बातचीत, उनके बीच का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टेज बता देती है कि आप किस लेवल पे लाइक कर रहे हो, किस पॉइंट पे आपको बात करना है। पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, एडल्ट से कर सकते हैं। हाँ, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी केस में या किसी एजम्पशन में आप पेरेंट्स चाइल्ड से बात नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, पैरेलल बात कर सकते हो बिल्कुल, बट उसकी एक थिंकिंग जो है वो अलग हो जाती है उस टाइम पे जब कोई पेरेंट्स एक चाइल्ड से बात वगैरह करता है, कम्युनिकेट करता है। अब हम बात करते हैं क्रॉस्ड सेक्शन की। तो क्रॉस्ड सेक्शन का क्या है, क्रॉस्ड सेक्शन ऐसा है कि जैसे पेरेंट्स जो है वो चाइल्ड से बात कर रहा है, एक चाइल्ड है वो एडल्ट से बात कर रहा है, एडल्ट जो है वो कभी कभी पेरेंट्स से बात कर रहा है, तो उनके बीच में भी यहाँ पर एक तरह की बॉन्डिंग हो जाती है। क्रॉस्ड सेक्शन हमें ये बताता है कि हम किसी से भी बॉन्डिंग कर सकते हैं, हमारी बॉन्डिंग जो है वो किसी से भी हो सकती है, उससे मैटर नहीं करता कि पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो। क्लियर है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है बुक का, चैप्टर का, सॉरी, जौहरी विंडो। जौहरी विंडो क्या है, देखो जैसे एक जौहरी हीरे की परख करता है, तो यहाँ पे 4 तरह के मैंने बॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4, चारों बॉक्स में मैंने नाम लिखे हुए हैं। ये 4 नाम नहीं है, ये 4 लोगों की पर्सनैलिटी दिखाता है कि इसमें से आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, वो आप कमेंट में बाद में बताना। पहले आप समझ लो ये है क्या चीज। जौहरी विंडो ये लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। एक इंसान की पर्सनैलिटी 4 तरीके से हो सकती है, जिसको जोसेफ लुफ्ट ने डिस्कवर किया था 1955 में। तो ये नाम याद रखना, जोसेफ लुफ्ट इन 1955 में डेवलप किया था जौहरी विंडो को। पहली चीज है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ का मतलब होता है, देखो 2 चीजों पे मैं बात करूंगा, ठीक है, 2 चीजों पे बात करूंगा। पहली तो आपको अपने बारे में मतलब सेल्फ नॉलेज हो। किसके बारे में, सेल्फ नॉलेज। ये पूरा जो मॉडल है ना विंडो का, ये सिर्फ 2 ही चीज पे है। एक तो सेल्फ नॉलेज किसको है अपने बारे में, और अदर्स आउटसाइडर का जो है अदर नॉलेज, अदर नॉन किसके बारे में, बस 2 ही चीजों के बारे में है, ठीक है। कि इस 4 लोगों की पर्सनैलिटी में से कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जो अपने बारे में जानती है सिर्फ, कौन सी ऐसी है जो दोनों में से किसी को भी नहीं जानती, कौन सी ऐसी है जो एक को जानती है एक को नहीं जानती, तो इसके बारे में है। तो पहले आ जाती है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ के जो लोग होते हैं वो खुले माइंड के होते हैं।
इन लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। और ओपन सेल्फ लोग वो लोग होते हैं जो खुद को अपने से ज्यादा जानते भी हैं और साथ ही साथ ये दूसरों को भी जानते हैं। तो पहली चीज में आप सेल्फ नॉलेज, अपने आप को सेल्फ नोन रखो कि आप अपने आप को भी जान रहे हो और दूसरों को भी जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ऐसी पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ ओपन कहलाता है। क्लियर है? सेकंड आ जाता है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में वो व्यक्ति आता है जो अपने को नहीं जानता बट दूसरों को जानता है। कहने का मतलब है ब्लाइंड सेल्फ में वो व्यक्ति आते हैं जो अदर्स को तो जानते हैं, जैसे मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ वो किस नेचर का है, मगर मैं खुद को ही नहीं जानता कि मैं किस नेचर का हूँ, मैं किस जगह खड़ा हूँ, ठीक है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं बुरा हूँ, अच्छा हूँ। अपने बारे में कोई जज नहीं करता, दूसरों को जज करते, दूसरों के बारे में पता है मगर मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जैसे आपने वो देखी हो रामायण, तो रामायण में जो जामवंत जी हैं, हनुमान अपनी शक्तियों को एक ऋषि मुनि के श्राप की वजह से खो देता है, छोटे बचपन के टाइम पे खो देते हैं। अब जब वो बड़े होते हैं तब उनको समुद्र लांघना होता है, काफी बड़ा समुद्र लांघना होता है। उनको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता हनुमान जी को कि मेरी शक्तियां कितनी है। उनको मतलब कि ब्लाइंड सेल्फ है, सेल्फ नॉलेज नहीं था उनको, बट उनकी शक्तियों का अंदाजा दूसरों को था। तो यहाँ पर ब्लाइंड सेल्फ में दूसरों को नॉलेज रहता है। तो जामवंत जी बताते हैं हनुमान जी आपके पास इतनी सारी दुनिया भर की शक्तियां हैं, आप भूल कैसे गए? आपको एक शराप मिला था जिसकी वजह से आप अपनी शक्तियों को खो बैठे हो, भूल चुके हो, बस आपके पास शक्तियां अभी भी है और आप समुद्र को लांघ सकते हो। तो ब्लाइंड सेल्फ का कहने का मतलब क्या है? जहां पर आपकी शक्तियां आपके काम को इज्जत देते हैं दूसरे लोग, बट आप नहीं जानते अपने आप को, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ मतलब होता है आप अपने नॉलेज को छुपा के रखते हो। क्रिश फिल्म देखी है? ऋतिक रोशन जब अपने दादी को छोड़ के, नानी को छोड़ के आता है शहर में, तो उसको अपनी शक्तियों का अंदाजा होता है, बट वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, दूसरों को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्रिश वाली पावरें हैं, बहुत सारी सो कूल पावरें हैं, ठीक है। तो हिडन सेल्फ बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अपनी शक्तियों को छुपा के रखता है। अपने टैलेंट को बोल सकते हो कि अपनी कमियों को बोल सकते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट दूसरा आपके बारे में नहीं जानता कि आप अंदर से कैसे हो, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं जानता हूं मैं कैसा हूं बुरा, बट सामने वाला कोई व्यक्ति मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं कैसा हूं। तो ये जो थर्ड स्टेज है इसको हिडन सेल्फ बोलते हैं। ऐसा पर्सन जो हिडन सेल्फ के ऊपर बिलीव कर रहा है, हिडन सेल्फ की पर्सनैलिटी लेके जी रहा है, ठीक है। चौथा आता है हमारा अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ वो पर्सनैलिटी है जो एक सुपर नेचुरल पावर की तरह होती है, टाइम आने पे दिखती है वरना नहीं दिखती, ठीक है। एक जब टाइम आएगा ना, घर में जब आग लग रही होगी तो एकदम से आप भाग भाग के सारा काम करोगे, सुपरमैन की तरह सबको बचा लोगे। या बारिश आ रही होगी ना, भाग के जाओगे, कपड़े उठा के अंदर ले आओगे सारे। तो ये जो पावर है ना, बहुत आप लेजीनेस तो पूरे दिन रहोगे, मगर जैसे आपको लगेगा ना कि अब जरूरत है काम की, किसी को चोट लग गई, मेरे दोस्त को इमरजेंसी है, मैं भाग के जाऊं, उस जगह पे पता चलता है कि आप एक्चुअल में हो कैसे। यहाँ पर आपकी पावर का अंदाजा ना खुद को कर पाते हो, आपको भी नहीं होता, ना दूसरे को होता, किसी को भी नहीं होता। ना आप अपने आप को जानते हो अपनी पावर क्या है, ना दूसरे आपको जानते हैं अपनी पावर, आपकी पावर क्या है। तो इस जगह चौथी पर्सनैलिटी लाई करती है जिसको अननोन सेल्फ पर्सनैलिटी बोलते हैं। हमने 4 पर्सनैलिटी पढ़ी है शुरू से, मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। ओपन सेल्फ, जहां पर ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग लाई करते हैं जो अपने बारे में भी जानते हैं दूसरों के बारे में भी जानते हैं। ब्लाइंड सेल्फ, ऐसी पर्सनैलिटी जहां दूसरे आपके बारे में तो जानते हैं बट आप ही अपने बारे में नहीं जानते। तीसरे वो लोग जो हिडन सेल्फ है, क्रिश की तरह, जिनको अपनी शक्तियों का अंदाजा भी है, पता भी है मैं पावरफुल हूं, मैं ये सब चीजें कर सकता हूं, बट वो दूसरों को नहीं दिखाते, दूसरों को नहीं पता उसके अंदर कितनी पावर है, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों से कैसे बर्ताव करता है, ये नहीं पता दूसरों को। चौथे वो अननोन सेल्फ, जिसके बारे में ना दूसरे जानते हैं, जैसे कि मैं किसी स्ट्रेंजर से जाके रोड पे मिलूं, हाय हेलो करूं, तो वो भी मेरे बारे में नहीं जानेगा और ना मैं उसके बारे में जान जाऊंगा, नहीं जानता मैं भी, ठीक है। तो ये होती है 4 तरह की जौहरी विंडो, जिसको जौहरी विंडो नाम दिया गया। जॉस लेफ्ट ने लिखी थी, लिफ्ट ने 1955 के अंदर इसको डिस्कवर करा था। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसके साथ साथ सारे चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, सारी वीडियोस के लिंक आपको लाइन वाइज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन से जाके वॉच आउट करो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोट्स बाय करने के लिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर नोट्स परचेज करने मिनिमम अमाउंट देके, ठीक है, जो भी अमाउंट है 130 रुपये 120 रुपये जो भी होगा आप देके पे करके नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। नोट्स में क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, पूरी समरी होगी शॉर्ट में और अट्रैक्टिव नोट्स बनाए हुए हैं भाई, पढ़ने में बहुत ईजी है। स्कोरिंग है, आप उसको एक बार पढ़ोगे आप एग्जाम में स्कोर करोगे 101% गारंटी, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो अगर जिसको बाय करना है वो इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कोई कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज ड्रॉप कर देना। और इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक यू, बाय।